हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में डॉट नेट 6 विद सी शार्प एंड MVC की जो प्लेलिस्ट हमने स्टार्ट की थी, आज हम उसके एक नए लेक्चर में जाने वाले हैं। और इस लेक्चर के अंदर अब हम आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे लेक्चर्स में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम प्रैक्टिकल के करीब होते जा रहे हैं और प्रैक्टिकल वर्क के अंदर घुसते चले जा रहे हैं। और एक वक्त ऐसा आएगा कि हम थॉरोली प्रैक्टिकल पे फोकस कर रहे होंगे। आज का लेक्चर भी प्योरली प्रैक्टिकल के ऊपर बेस्ड है और इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ बेसिकली ASP.NET कोर का एक प्रोजेक्ट किस तरीके से क्रिएट किया जाता है और किस तरीके से उसके अंदर काम किया जाता है। वैसे तो विजुअल स्टूडियो ने चीज़ों को बहुत आसान बना दिया है। विजुअल स्टूडियो में बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जहाँ पे आप जाते हो, प्रोजेक्ट का नाम लिख के क्लिक करते हो, दैट्स इट। ज़बरदस्त तरीके से एक बड़ा सा प्रोजेक्ट आपका क्रिएट हो जाता है और उसके अंदर MVC के रेलेवेंट सारी की सारी चीज़ें होती हैं और फिर आप उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हो। दैट्स इट। उन फाइल्स को जो पहले से जो फाइल्स प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद साथ आती हैं, उनको अपने हिसाब से एडिट करते हो और जो न्यू फाइल्स बनानी होती हैं वो आप बनाते हो और उनमें काम करना शुरू कर देते हो। यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आपको मिलेंगे जो इस अप्रोच को फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन मैं इस अप्रोच को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करने वाला, क्योंकि प्रॉब्लम वहीं से क्रिएट होती है, प्रोजेक्ट वहीं से कम्प्लेक्स होता है कि जो बेस जब आपने प्रोजेक्ट बनाया, क्रिएट किया न्यू प्रोजेक्ट, तो उसके अंदर जो बेसिक फाइल्स आई हैं वही आपको नहीं पता कि वो कहाँ से रही हैं, वो कर क्या रही हैं। तो आप आगे प्रोजेक्ट के ऊपर कैसे ग्रिप बना सकते हो जब उसकी बेस के अंदर ही आपको नॉलेज नहीं है मुकम्मल तौर पे। तो हम बिल्कुल ही एक एम्प्टी जो है प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और उसमें हर चीज़ खुद से बनाएंगे, चाहे वो मॉडल हो, चाहे वो व्यू हो, चाहे वो कंट्रोलर हो या फिर उसकी सपोर्ट की फाइल्स हो। कुछ फाइल्स ऐसी हैं जिनको मैं अभी आपके सामने एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये फाइल क्या काम करती है, किस चीज़ के लिए है। कुछ फाइल्स ऐसी हैं जिनको मैं बनाऊंगा तो ज़रूर, लेकिन अभी ना ही उनको यूज़ करूंगा और ना ही आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। उसकी वजह क्या है, क्यों नहीं करूंगा एक्सप्लेन? इस वजह से कि वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब वक्त पड़ने पे, ज़रूरत पड़ने पे जब हम उनको इस्तेमाल करते हैं तो उस वक्त वो ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो सकती हैं। तो हम उसी टाइम पे आने का वेट करेंगे और उन चीज़ों का टाइम आएगा और उस वक्त मैं आपको सिखाऊंगा भी। अभी बस मैं वो फाइल्स बनवाऊंगा और उनको यूज़ भी नहीं करूंगा, बस छोड़ दूंगा उनको बना के, क्योंकि वो उस इन्वायरमेंट की शायद ये ज़रूरत है जिस इन्वायरमेंट में भी हम काम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बाकी सारी बातें हम वहीं पे जाके करते हैं। सबसे पहले मैं विजुअल स्टूडियो 2022 को ओपन करने जा रहा हूँ आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। विजुअल स्टूडियो 2022 आपके सामने स्क्रीन पे ओपन हो चुका है, आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, देखें मेरे पास जितने भी मैं प्रोजेक्ट्स बनाता हूँ टुडे के अंदर या फिर किसी भी जगह पर, मतलब रैंडम प्रोजेक्ट जो भी बनाऊँगा वो ये रिसेंट प्रोजेक्ट्स की जगह पे आ रहे होंगे। तो खैर हमारा रिसेंट प्रोजेक्ट से अभी तो फ़िलहाल कोई किसी किस्म का ताल्लुक वास्ता नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। तो हमने क्या करना है, हमने क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे चले जाना है। ठीक हो गया। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे आप जाओगे जब, तो जो प्रोजेक्ट्स आप क्रिएट कर चुके हो वो यहाँ पे रिसेंट प्रोजेक्ट टेम्पलेट्स के अंदर आ रहे होंगे। और अगर आपने बिल्कुल विजुअल स्टूडियो न्यू किया है इस कोर्स को, इस सीरीज़ को फॉलो करने के लिए, तो डेफिनेटली आपके पास शायद ये चीज़ें नहीं आ रही होंगी। तो मैं आपको यहाँ से बताता हूँ आपने क्या करना है। आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है C#। यहाँ से इसको छोड़ दें, यहाँ से ऑल प्लेटफॉर्म कर लें बेशक। तो आपको यहाँ पे मैं दिखा दूँ थोड़ी देर पहले यहाँ पे क्या क्या चीज़ ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, ये देखें कितने सारे ऑप्शन आ रहे हैं। ASP.NET कोर, वेब ऐप, अच्छा ब्लेजर सर्वर ऐप, मतलब वो तमाम की तमाम ऐप्स जो कि आप यूज़ करके विजुअल स्टूडियो को बना सकते हैं, सबके ऑप्शन आ रहे हैं। तो यहाँ से मैंने ऑल प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से मैं वेब कर लेता हूँ। मसला नहीं है कोई, ये बस फिल्टर्स हैं, इसके अंदर कोई टेक्निकल चीज़ ऐसी नहीं है। मैं लेट से यहाँ से अगर iOS करता हूँ तो iOS को बनाने के लिए मेरे पास जो फीचर्स इस विजुअल स्टूडियो में अवेलेबल होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। अब क्योंकि iOS को बनाने के लिए कोई फीचर्स अवेलेबल नहीं है तो ये लिस्ट खाली हो गई और एक ऑप्शन आ गया कि आप यहाँ से जाकर ऑप्शंस को इंस्टॉल कर सकते हैं और टूल्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। एज्योर पे जाऊंगा तो एज्योर के रेलेवेंट अगर कोई होंगे तो आ जाएंगे, एंड्रॉइड के रेलेवेंट होंगे तो आ जाएंगे। मैं विंडोज़ के रेलेवेंट क्लिक करता हूँ तो जो विंडोज़ के रेलेवेंट चीज़ें चलने वाली हैं वो सारी की सारी आ गई। विंडोज़ में फर्दर यहाँ पर अगर जाएं तो हम किस चीज़ की बात करते हैं, कोई टेस्टिंग के रेलेवेंट ऐप्स बनानी है तो ये ऑप्शन आ गया। अगर विंडोज़ में फर्दर आगे वेब पे चला जाता हूँ तो ये देखें वेब के रेलेवेंट जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं फिल्टर डाउन होकर सामने आ गई। इससे होता कुछ भी नहीं है, बस चीज़ों को ढूंढना आसान हो जाता है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी बड़ी लिस्ट है। ये देखें, तो अगर आप ऊपर से फ़िल्टर लगा लेंगे तो फ़िल्टर डाउन होके मोस्ट रेलेवेंट चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। और अगर आपको पता है पहले से कि आप क्या चीज़ यूज़ करने जा रहे हैं या फिर आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आप उसका नाम याद है, तो आप यहाँ पर लिख के सर्च भी उसको कर सकते हैं। जैसे कि हमें काम करना है ASP.NET कोर
की टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए। तो ASP.NET में कोर ये लिखा है मैंने, तो ये देखें सब हाईलाइट हो गया कि ASP.NET कोर के रेलिवेंट जितनी भी चीज़ें सामने आ गई। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पर कितने ऑप्शन है कि मैं ASP.NET कोर वेब ऐप यहाँ से सिलेक्ट कर लूँ तो ये टेम्पलेट जो है मेरा क्रिएट हो जाएगा, एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, ASP.NET कोर वेब API का है, ठीक है, ये हमारे रेलेवेंट नहीं है, इसकी हम बात नहीं करने वाले। अच्छा, ASP.NET कोर वेब ऐप मॉडल व्यू कंट्रोलर यानी कि MVC के कंसेप्ट को यूज़ करते हुए, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करके जब इसको ओपन करूँगा तो चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि इससे क्या होता है, ठीक है। मैं इसको ओपन करता हूँ, मैंने इस पर नेक्स्ट किया, ये मुझसे पूछ रहा है अपने प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना है, तो मैं इसको कर देता हूँ यूट्यूब सीरीज़ और 1, ठीक है। ये मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ कि इससे होता क्या है। अब मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ, तो नेक्स्ट करके अब ये पूछ रहा है कि आपने HTTPS वगैरह यूज़ करना है, इंडिविजुअल अकाउंट ऑथेंटिकेशन टाइप वगैरह। फिलहाल बस इसको जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे कर दें, इसको नॉन ही कर देता हूँ। कन्फिगर फॉर HTTPS यानी कि HTTPS पे चलने के लिए इसको कन्फिगर कर दें। .NET 6 प्लेटफॉर्म जो कि लॉन्ग टर्म सपोर्टेड है, LTS जिसको हम बोलते हैं, वो यहाँ पे सिलेक्टेड है ऑलरेडी। मैंने क्रिएट पे क्लिक कर दिया। अब आप देखते जाएँ कि क्या होता है। मैं आपको कंपैरिजन में जाके सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। और देखें अभी क्रिएट कर रहा है प्रोजेक्ट, तो इसमें इतना टाइम क्यों लगा रहा है? ये इसलिए लगा रहा है कि ये आपका ASP.NET कोर बेस पे इसने एक वेब बेस्ड प्रोजेक्ट क्रिएट किया है और उसके अंदर यहाँ पर अगर आप देखें तो कंट्रोलर भी डाल दिए हैं, ठीक हो गया। कंट्रोलर्स का एक फोल्डर डाल दिया, मॉडल्स का भी एक फोल्डर डाल दिया, व्यूज़ का भी एक फोल्डर डाल दिया, और www रूट के नाम से भी एक फोल्डर आ गया। मतलब कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गई। program.cs पे अगर आप जाओगे, मैंने इस पर क्लिक किया है और मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे भी कितना सारा कोड पहले से लिखा हुआ आ रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, अभी हम और बात करते हैं। अभी आप देखते जाएं यहाँ पर कितनी सारी चीज़ें यहाँ पर पहले से आ गई, ठीक है। अब मैं इसको जाकर इस जो प्रोजेक्ट को मैंने क्रिएट किया इसको मैं जस्ट रन करता हूँ, तो देखें क्या होता है। ओके, मैंने इसको रन पे लगा दिया है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, ये लोड हो रहा है, उसके बाद ये रन कर जाएगा। देखते हैं अब ये रन करने के बाद क्या ऑप्शन देता है, लेट्स सी। ओके, इसने रन करने पे जो है लोकल होस्ट के नाम से जो है एक लिंक ओपन कर लिया है ब्राउज़र पे हमारे, और अब ये लोडिंग हो रही है पेज की, जो पेज अब लोड होगा। देखते हैं क्या पेज लोड होके आता है। ओके, ये देखें जी, वेलकम का पेज आ गया है। अच्छा, जो प्रोजेक्ट का नाम हमने रखा था वो यहाँ पे आ गया है, होम का पेज आ गया है, प्राइवेसी के नाम से एक पेज आ गया है। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पे वेलकम लिखा हुआ है। अब द पॉइंट इसकी सब कुछ कहाँ से आया, एक अगर आपको HTML और CSS के बेसिक्स पता है तो, या फिर बूटस्ट्रैप के फ्रेमवर्क को आप जानते होंगे तो आपको पता होगा कि देखो मतलब अच्छी खासी HTML और CSS यूज़ करके इस पेज को बनाया जाता है। और ये पेज आपने बनाया तक नहीं और ये यहाँ पर आ गया, कहाँ से आया? अच्छा, फिर इसके बाद अगर आप कंट्रोलर के अंदर जाएं तो होम कंट्रोलर को ओपन करें तो इतना सारा कोड पहले से पड़ा हुआ है। भाई जब लिखा ही नहीं तो कहाँ से आ गया? program.cs की फाइल में जाओ तो इतना सारा कोड पहले से पड़ा हुआ है, ठीक है। जब लिखा ही नहीं तो ये कहाँ से आ गया? अच्छा, इसी तरीके से मॉडल्स में जाएंगे तो एरर व्यू मॉडल के नाम से ये अलग चीज़ पड़ी हुई है। कन्फ्यूजन तब पैदा होती है जब आप यहाँ से, जब आप MVC पे काम करना चाह रहे होते हैं तो आप ASP.NET कोर के बाद उस टेम्पलेट के अंदर वो वाला टेम्पलेट चूज कर लेते हैं जिसके आगे मॉडल व्यू कंट्रोलर लिखा होता है, ठीक है। और जब उसको चूज करके जैसे ही ओपन करते हैं तो यहाँ पर इतनी सारी बहुत सारी चीज़ें जो कि पहले से क्रिएटेड होती हैं आपको यहाँ पे मिलने लगती हैं, और आप उन सबको देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम इसके अंदर कहाँ पर जाएं, क्या करें, किस में चेंजिंग करें, अपना काम कहाँ से शुरू करें, ठीक है। ये कन्फ्यूजन की एक बड़ी वजह होती है कि आपके पास बहुत सारा प्री रिटर्न कोड और बहुत सारी फाइलें ऐसी आ रही होती हैं जिसमें जो पहले से सेटअप हुई हुई होती हैं। आप इस कन्फ्यूजन को तब अवॉइड कर सकते हो जब ये सारी की सारी चीज़ें आप खुद से बनाओ, बजाय इसके कि यहाँ पर आपको बनी हुई मिलें। जब ये चीज़ें आप खुद से बनाओगे तो आपको उसकी कोड की, उस प्रोजेक्ट की बेस पे ग्रिप आएगी, आपको उसके कोड की एक एक चीज़ का पता होगा कि यार ये क्या कर रही है, किस तरीके से काम कर रही है। उसके बाद आप इजीली प्रोजेक्ट को आगे लेके चल सकते हो। हाँ, जब आप थोड़े से गुरु हो जाओ, जब आप MVC के कंसेप्ट को समझ जाओ, उसके बाद जब भी आप नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना भी चाहो तो आप यहाँ से आके जिस तरीके से मैंने अभी ये वाला प्रोजेक्ट क्रिएट किया आप इस तरीके से कर सकते हो, ताकि आपको पहले से कंट्रोलर्स, मॉडल्स और व्यूज़ के फोल्डर बने हुए मिल जाएं, उसके अंदर वो कोड जिसकी आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो लिखा लिखाया मिल जाए, जैसे कि अभी हमें मिल रहा है। लेकिन अगर आपने अभी कुछ सीखा ही नहीं है और आप पहले से ही एडवांस में कुछ लिखा हुआ कोड मांगोगे तो वो आपको कन्फ्यूज़ करेगा, आपकी हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि उस कोड की आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक हो गया। ये मैंने इसलिए ये वाला कंसेप्ट यूज़ किया जो मैंने आपके सामने सारा कुछ किया। अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं एक नया विजुअल स्टूडियो आपके सामने
सामने नए विजुअल स्टूडियो का एक इंस्टांस खोलने जा रहा हूँ और विजुअल स्टूडियो 2022 के नाम से मैंने दोबारा उस पर क्लिक कर दिया। अब मेरे सामने एक नया इंस्टांस खुल चुका है। ठीक है, अब जो पुराना था मैं इसको यूट्यूब सीरीज 1 इसके प्रोजेक्ट के नाम से मैंने एक बनाया था, मैं इसको बंद करने जा रहा हूँ इस प्रोजेक्ट को। और जो विजुअल स्टूडियो न्यू वाला खोला है इसके अंदर मैं आऊँगा तो देखें जो मैंने अभी क्रिएट किया था ये इसके अंदर यहाँ पर आ गया टॉप पे। खैर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है और ना ही हम इसको इस्तेमाल करेंगे। जस्ट मैंने आपको दिखाना था कि अगर आप MVC वाले ऑप्शन से जाकर एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो देखें कितनी सारी फाइल्स आपको मिल जाती हैं और जिनको आप देख के हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं और MVC से और .NET कोर वगैरह से दूर भागने लग जाते हैं। अक्सर लोगों को मैं जानता हूं जो इस वजह से ASP.NET कोर या MVC पे स्विच नहीं कर पा रहे कि जब भी इसके प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं इतना सारा कोड आ जाता है, उसके अंदर से उस कोड का हम क्या करें और हम अपना कोड कहाँ जाके लिखें, इसी कंफ्यूजन में प्रोजेक्ट बंद कर दिया जाता है। खैर अभी हम क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे जाते हैं और अब हम क्या करने वाले हैं ये देखें। मैं यहाँ पे जाके लिखूंगा ASP.NET कोर और इसके बाद देखें सारे के सारे प्रोजेक्ट आ गए। अब इसके अंदर एक प्रोजेक्ट मॉडल व्यू कंट्रोलर जो कि हमने पहले यूज़ किया था, अब इसकी जगह अब मैं यूज़ करने जा रहा हूँ ASP.NET Core एम्प्टी, यानी कि एम्प्टी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि खाली सा प्रोजेक्ट हमारे सामने क्रिएट कर देगा और हमें अलाउ करेगा कि जो करना है खुद करो इसके अंदर, मैं तुम्हें कुछ नहीं करके देने वाला। तो यही तो हम चाहते थे, इसी से तो हमारी लर्निंग होगी कि जो हम खुद करेंगे उसमें एक एक चीज़ का हमें पता होगा। अब मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं अपनी ऐप का एक नाम लिखूंगा। लेट्स से मैं यहाँ पर दे देता हूँ YouTube नेट 6 सीरीज़। ठीक है, ये मैं इस तरीके से बस नाम रख रहा हूँ यार, पता नहीं जो भी रख रहा हूँ बस रख रहा हूँ YouTube नेट 6 सीरीज़ के नाम से। चलो हमने इस प्रोजेक्ट बना दिया, सोल्यूशन नेम खुद ब खुद आ गया। यहाँ पर जो पहले ऑप्शन थे ये वाले अब यहाँ पे बंद हो चुके हैं और आपके पास वो कह रहा है कि आप जो है HTTPS यूज़ करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली यार ये तो मैं यूज़ करूँगा क्योंकि मैं साइट को HTTPS पे ही रखना चाहता हूँ। अगर आपको नहीं पता कि HTTP और HTTPS क्या होता है तो ये इस लेवल की बातें नहीं है, जाके गूगल करें और ये बेसिक्स हैं वेब के, वहाँ से जाके देख के आएँ प्लीज़। और .NET 6.0 लॉन्ग टर्म सपोर्टेड को मैंने सेलेक्ट कर लिया, मेरे पास एक ही इस वक्त इंस्टॉल है। मैं क्रिएट का बटन दबा देता हूँ ताकि मेरा प्रोजेक्ट जल्दी से क्रिएट हो जाए और ओपन हो जाए। ओके, मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है और ये देखें प्रोजेक्ट क्रिएट होके सामने आ गया। अब इस प्रोजेक्ट के राइट पैनल में सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा ना ही मॉडल्स के फोल्डर है, ना ही कंट्रोलर है, ना ही व्यूज़ का फोल्डर है, ना ही व्यूज़ के फोल्डर में जो फर्दर फोल्डर बने हुए थे वो आपको यहाँ मिलेंगे। अगर इसके अलावा अगर हम बात करें तो www रूट के नाम से हमने एक फ़ाइल देखी थी, वो भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें program.cs की फ़ाइल अगर हमने वहाँ पे खोली थी तो उसमें कितना कोड था, उसके बरक्स यहाँ पर सिर्फ गिनती की 4 लाइनें लिखी हुई हैं। ठीक है, देखें अब यहाँ पर क्यों इस तरीके से मिला सब कुछ, ये इस वजह से कि अब आपको प्रोग्राम ये कह रहा है, आपका प्रोजेक्ट ये कह रहा है कि अब आप हर चीज़ खुद से डिफ़ाइन करें। यहाँ पर कोई पहले से बना बनाया पेज नहीं है जैसे कि वहाँ पे मिला था। मिसाल के तौर पे मैं YouTube नेट 6 सीरीज़ के ऊपर जाके अगर क्लिक करता हूँ तो देखें क्या ओपन होता है। ये काम हमने वहाँ पे भी किया था तो हमारे सामने एक वेलकम का पेज आ गया था। हम देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। ये लोकल होस्ट ओपन हो चुका है और लोडिंग हो रही है। ये देखो सिंपली साइड पे छोटा सा हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। क्यों ऐसा क्यों हुआ? इस वजह से कि यहाँ पर कोई HTML नहीं है, कोई CSS नहीं है, कुछ भी आपको बनाकर नहीं दिया गया। ये बेचारा मासूम सा हेलो वर्ल्ड एक साइड से झांकता हुआ नजर आ रहा है आपको, जिसको अभी हम ख़त्म भी कर देंगे। ये यहाँ से जाके रन हो रहा है, ये सामने ये लिखा हुआ, बस ये हेलो वर्ल्ड आपके सामने जाके रन हो रहा है। खैर इसकी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम MVC फ्रेमवर्क पे स्विच करने वाले हैं। मैं ये program.cs की फ़ाइल जो है इसको बंद कर देता हूँ। ये अब मैं आपको थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में बताना शुरू करता हूँ कि इसमें क्या क्या है और क्यों क्यों है। ठीक है, और कुछ चीज़ें बताऊँगा, कुछ नहीं बताऊँगा। क्यों नहीं बताऊँगा ये रीज़न मैं आपको इस लेक्चर के स्टार्ट पे बता चुका हूँ। सबसे पहले आप बात कर लो अगर डिपेंडेंसीज़ की, तो ये वो एरिया है जिसके अंदर आप वो तमाम चीज़ें ऐड अप करते हो जो आपके प्रोजेक्ट के अंदर रिक्वायर्ड है। आपके प्रोजेक्ट के अंदर अभी पहले से आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, जैसे जैसे आपको चीज़ें चाहिए होंगी वो तमाम चीज़ें जिनके ऊपर आपका प्रोजेक्ट डिपेंड कर रहा होगा रन करने के लिए, जिनके ऊपर आपकी साइट, आपकी वेब एप्लीकेशन डिपेंड कर रही होगी रन करने के लिए, आप उन चीज़ों को यहाँ पे ऐड कर रहे होते हो। ठीक हो गया। अच्छा, प्रॉपर्टीज़
इस प्रॉपर्टीज के अंदर आप अगर जाएं तो आपको जेसन फाइल नजर आएगी, लॉन्च सेटिंग, ठीक है। अब यहाँ पर आपके प्रोजेक्ट की टोटली लॉन्च सेटिंग्स होती हैं कि एप्लीकेशन यूआरएल जो है इस वाले लोकल होस्ट को यूज कर रही होगी, ये एसएसएल पोर्ट यूज कर रही होगी, डिफरेंट किस्म की आप आईएएस सेटिंग प्रोफाइल्स और आईएएस एक्सप्रेस वगैरह की लॉन्चिंग की सेटिंग्स आप यहाँ से कर रहे होते हैं। ये अभी थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट है, अभी के लिए बस आप इतना जान लें कि लॉन्च जो होता है आपका प्रोजेक्ट वो इन सेटिंग्स को यूज करके हो रहा होता है। लॉन्च मीन्स जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो जब प्रोजेक्ट रन हुआ था, लॉन्च हुआ था, तो वो इन्हीं में से कोई एक सेटिंग को इस्तेमाल करते हुए लॉन्च हुआ था। तो वो कॉन्फ़िगरेशंस आपने यहाँ से आके करनी होती हैं। ओके, इसको हम बंद कर देते हैं। ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन, ये कौन सी फाइल है? ये ऐसी फाइल है जब आप डाटाबेस से कनेक्शन वगैरह कर रहे होते हैं और आपको डाटाबेस के कनेक्शन स्ट्रिंग्स वगैरह को रखना होता है, और जो आपकी मेन सेटिंग्स ऐप की जितनी भी होती हैं, जो आपकी ऐप रन करने से पहले जो सेटिंग्स उठाती है, वो सारी की सारी आप यहाँ पे डिफाइन करते हैं जेसन फाइल के अंदर, और वो आपकी ऐप रन करने से पहले अपनी तमाम बेसिक सेटिंग्स यहाँ से उठाती है, उसके बाद रन होती है। इसके बाद प्रोग्राम डॉट सी एस वो मैन पॉइंट है जहां से आपका प्रोग्राम रन करना शुरू करता है, जहां से आपकी ऐप रन करना शुरू करती है। जैसे कि अगर आप इस लेवल पे हैं, डॉटनेट कोर को सीख रहे हैं, तो आपको याद रहा होगा कि आप सी शार्प में जब भी काम करते हैं तो आपकी एक प्रोग्राम डॉट सी एस की एक पहले से बनी बनाई फाइल आती है। जब भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, चाहे वो कंसोल का ही क्यों ना हो, उसके अंदर एक मैन फंक्शन होता है, वहां से आपकी रनिंग स्टार्ट हो रही होती है। तो ये उसी किस्म की फाइल है एक्चुअली, और ये यहीं से जाकर आपका प्रोग्राम सारा रन करना शुरू करता है। आपने बेसिक सारी चीज़ें ऐप डॉट रन करके यहाँ पर डिफाइन करनी होती हैं, और अभी हम इसको रीडिफाइन करेंगे पूरी इस फाइल को, उस वक्त आपको चीज़ें काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पर जाके मैं अपने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ इस पे राइट क्लिक करके ऐड पे जाता हूँ, और ऐड पे जाकर एक नया फोल्डर ऐड करता हूँ जिसका नाम मैं रखूँगा कंट्रोलर्स। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं यहाँ पर जाके दोबारा से एक क्लिक करता हूँ और उसके बाद एक नया फोल्डर बनाऊँगा जिसका नाम मैं रखूँगा व्यूज़। अब मैं दोबारा से क्लिक करके एक और फोल्डर डालूँगा जिसका नाम मैं रखूँगा मॉडल्स। राइट हो गया। अब देखें, ये हमने 3 फोल्डर बना लिए। ये आपके कंट्रोलर्स को जो भी आप कंट्रोलर बनाएंगे वो आप इस कंट्रोलर्स के फोल्डर में रखेंगे, जो भी आप मॉडल्स बनाएंगे वो मॉडल्स के फोल्डर में, और जो भी व्यूज़ होंगे वो व्यूज़ के फोल्डर में। अगर आपको याद नहीं है या पता नहीं है कि कंट्रोलर, मॉडल्स और व्यूज़ क्या होते हैं, तो मैं बता दूं कि मैं दोबारा यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं करने वाला। इनिशियल लेक्चर्स के अंदर मैं इन चीज़ों को बड़े अच्छे से डिफ़ाइन कर चुका हूँ, तो वहाँ जाकर देख लीजिए। और बस यहाँ पे इतना बताऊँगा कि वो कंट्रोलर्स जिनका जिक्र, जिनके बारे में मैंने आपको उन लेक्चर्स में बताया था, वो इस फोल्डर में जाएंगे। वो मॉडल्स जिनका बता चुका हूँ वो इस फोल्डर में, और व्यूज़ इस फोल्डर में। ये एक पूरी सीरीज़ है एक्चुअली, और सीरीज़ में चीज़ें लिंक होती हैं पिछले लेक्चर्स के साथ, तो इस वजह से जो सीरीज़ को प्रॉपर्ली देख रहे होते हैं वही प्रॉपर्ली लर्न कर पाते हैं। कुछ लोग बीच में कुछ कंसेप्ट देखने के लिए आते हैं, अगर उनको हेल्प मिल जाती है तो उनके लिए बहुत अच्छा है, हमें खुशी होगी। लेकिन ये एक पूरी सीरीज़ है और सीरीज़ के अंदर चलने का यही तरीका है, सीरीज़ के अंदर सारी चीज़ों को सीक्वेंस में देखा जाए। खैर, ये 3 मैंने फोल्डर बना लिए। अब इसके बाद एक फोल्डर मैं और बनाने वाला हूँ, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि वो फोल्डर क्या करेगा। जैसे इन 3 का मैंने आपको बताया कि क्या क्या होल्ड करते हैं। ये यहाँ पर www 3 दफ़ा www लिख के मैंने यहाँ पर लिख दिया रूट। जैसे मैंने काम किया तो देखें इस फोल्डर का इसकी शक्ल ही चेंज हो गई है। ठीक हो गया। अब आपकी फाइल जो वेबसाइट होती है इसमें कुछ डाटा होता है स्टैटिक टाइप का। मिसाल के तौर पे जब आप फॉर्म्स मतलब अपने वेब पेजेस डिज़ाइन करते हैं, उसके अंदर आप शायद पिक्चर्स भी लगाएंगे, आप उसके अंदर शायद कोई CSS भी डिफाइन करेंगे, तो उसकी एक्सटर्नल स्टाइल शीट भी आपके पास होगी। तो वो सारी फाइलें कहाँ रखेंगे? वो सारी की सारी आप इस रूट के फोल्डर में रखते हैं। इसके आइकन को देख के परेशान मत होइएगा, ये फोल्डर ही है, जैसे कंट्रोलर्स का फोल्डर है, मॉडल्स का फोल्डर है, व्यूज़ का फोल्डर है, ऐसे ही ये भी एक कंट्रोलर ही फोल्डर ही है। लेकिन यह है कि इसकी शक्ल थोड़ी सी, जैसे ही आप इसका नाम www रूट रखते हो तो ऑटोमेटिकली इस नाम को डिटेक्ट करके प्रोजेक्ट क्या करता है, इसकी शक्ल पे ये वर्ल्ड मैप का जो आइकॉन है वो ऐड कर देता है। इसके अंदर जाके और एक फोल्डर ऐड करने वाला हूँ, मिसाल के तौर पे ऐसे करके इमेजेस का। अब यानी कि जो भी इमेजेस मैं रखूँगा अपने पेज पे, अपनी वेब पेजेस पे लगाऊंगा, वो मैं इसके अंदर रख के यहाँ से लिंक कर सकता हूँ। मैं मिसाल के तौर पे CSS डिफाइन करने वाला हूँ अपने प्रोजेक्ट में, तो मैं इस पर राइट क्लिक करके यहाँ पे CSS का एक और फोल्डर बना लेता हूँ। यानी कि जो भी CSS होगी वो मैं इसमें रखूँगा एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स को डिफाइन करके। राइट हो गया। मैं इसको बंद कर देता हूँ। यहाँ तक अब देखें हमारा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट की एक शक्ल बन चुकी है कि ये मॉडल व्यू कंट्रोलर पे चलने वाला है, और आपका जो ये फोल्डर है ये स्टैटिक फाइल्स आपकी होल्ड करने के लिए बनाया गया है, और उसकी भी आगे फर्दर कैटेगरीज के CSS फाइल इस फोल्डर में, इमेजेस इस फोल्डर में। और अगर आपके पास और भी किसी दूसरी तीसरी किस्म की स्टैटिक फाइल्स हैं तो आप उनका एक फोल्डर बना के सेपरेट उसमें रख सकते हैं। ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर
जो है हमने बना लिया है, ये स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, बट स्टिल ये अभी रन करने के लिए रेडी नहीं है। अब हम इसके व्यूज़ के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे और ऐड पे जाकर यानी व्यूज़ के फोल्डर पे न्यू आइटम पे क्लिक करेंगे और मैं कुछ फाइलें ऐड करने वाला हूँ जिनके बारे में मैं आपको कुछ नहीं बताने वाला कि क्या है। ठीक हो गया। पहली रेजर व्यू इंपोर्ट्स के नाम से एक फ़ाइल है, ये मैं व्यूज़ के फोल्डर में डालने वाला हूँ और ये आ गई ये फाइल, और मैं इसमें अभी कुछ नहीं लिख रहा तो इसलिए मैं आपको बता भी नहीं रहा क्या है, बस ऐड कर लें। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, व्यूज़ के फोल्डर पे ऐड पे जाता हूँ और आपके सामने दोबारा न्यू आइटम पे जाता हूँ और एक फ़ाइल और मैं करूँगा रेजर व्यू स्टार्ट के नाम से, ये लें, ये भी मैंने ऐड कर दी। तो यहाँ पर ये दोनों फाइल्स आ चुकी हैं। अब मैं दोबारा व्यूज़ के फोल्डर पे क्लिक करूँगा और ऐड पे जाऊँगा और एक नया फोल्डर ऐड करूँगा जिसका नाम मैं रखूँगा शेयर्ड। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें एक मैंने ऐसी फाइल रखनी है जो कि ऑल ओवर द प्रोजेक्ट शेयर हो रही होगी, तो इसलिए इसका नाम शेयर्ड है। और अब मैं ऐड पे जाकर और एक दोबारा से न्यू आइटम पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से जाकर लेआउट को सिलेक्ट कर लेते हैं, रेजर लेआउट को। ठीक है। अब ये रेजर क्या है, ये भी एक प्रॉपर सिंटैक्स है। जब हम इस रेजर के अंदर काम करना शुरू करेंगे तो मैं इसकी डेफिनेशंस भी आपको बता दूंगा। अभी जस्ट आपके सामने मैं प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ पूरे के पूरे, और उसके बाद मैं आपको इसको रन करना सिखा कर तो बस इस लेक्चर को यहाँ पे एंड कर दूंगा ताकि आपको बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्ट पता चल जाए कि एक प्रोजेक्ट एम्प्टी प्रोजेक्ट को किस तरीके से आप एमवीसी प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करते हैं और किस तरीके से आपकी सारी चीज़ें काम करना शुरू करती हैं। अच्छा, यहाँ पर जाके मैंने एक लेआउट की शेयर्ड लेआउट की फाइल बना दी और देखो इसमें ऑटोमेटिकली कुछ कोड आ गया। ये कोड क्या करेगा इसके बारे में आज मैं आपको थोड़ा सा ज़रूर बता दूंगा। अच्छा, अब ये सारी की सारी चीज़ें हो गई। अब हम आ जाते हैं program.cs की तरफ। ये क्या कर रहा है, इसके अंदर से पहले तो वो चीज़ें मैं डिलीट करूंगा जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, और उसके बाद जो चीज़ें रह जाती हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। app.run की कमांड के नाम से जाहिर हो रहा है कि ये फाइनली ऊपर वाली कॉन्फ़िगरेशंस करके एट द एंड आकर तो ये क्या करती है, ये वाली फाइल ये ऐप को सॉरी ये जो लाइन है यानी कि लाइन नंबर 6 इस वक्त जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है, ऐप को रन करने में मदद करती है। ठीक है, ये लाइन आखिर पे ही रहेगी, इससे ऊपर हमें कुछ और चीज़ें ऐड करनी होती हैं। हमने सबसे पहले वाली लाइन में क्या किया है, एक वेरिएबल बनाया बिल्डर के नाम का और एक वेब एप्लीकेशन के अंदर क्रिएट बिल्डर का इंस्टेंस बनाकर तो वो हमने उठाकर डाल दिया बिल्डर के वेरिएबल में जो हमने अभी बनाया था। यानी कि एक वेब एप्लीकेशन आप क्रिएट करके आप बिल्डर के वेरिएबल में रख रहे हो और अब इस वेब एप्लीकेशन में जो जो सर्विसेज आप ऐड करना चाहते हो वो सारी की सारी सर्विसेज आप ऐड कर सकते हो। यानी कि मैंने वेब एप्लीकेशन क्रिएट की, उसको मैंने बिल्डर वेरिएबल में रखा और बिल्डर वेरिएबल में रख के अब मैं यहाँ पे इसमें सर्विसेज ऐड करूंगा। देखें कैसे, बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड एमवीसी, यानी कि वो वेब एप्लीकेशन जो मैंने बिल्डर वेरिएबल में रखी थी उसके अंदर एक सर्विस ऐड कर दो, और वो कौन सी सर्विस है, एमवीसी की, यानी कि मॉडल व्यू कंट्रोलर की सर्विस हम यूज करना चाहते हैं उसको ऐड कर दो। ठीक हो गया। अब मैंने एक सर्विस ऐड कर दी है इसके अंदर। और क्या ये सिर्फ एक ही सर्विस ऐड करनी होती है, डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। बहुत सारी सर्विसेज हैं जो आप ऐड कर सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए जो अभी हम काम कर रहे हैं, जो आज के लेक्चर में हम काम कर रहे हैं, इसके लिए सिर्फ एमवीसी की सर्विस ऐड करने की जरूरत थी। सो वो मैंने कर दी है, आगे जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी मैं आपको बताता चलूंगा। अब एमवीसी की सर्विस मैंने इस ऐप में ऐड कर दी, सॉरी बिल्डर में ऐड कर दी, और बिल्डर में क्या था, एक वेब एप्लीकेशन थी, यानी कि एमवीसी की सर्विस मैंने इस वेब एप्लीकेशन में ऐड कर दी है। और उसके बाद हमने क्या किया कि बिल्डर के उस वेरिएबल के आगे एक बिल्ड की कमांड रन कर दी, बिल्ड का मेथड रन कर दिया, जिससे ऐप बिल्डअप हो गई इस सर्विस को इस्तेमाल करते हुए। ठीक हो गया। और उस बिल्ड हुई हुई ऐप के अंदर ऐप को हमने एक ऐप नाम के वेरिएबल में रख दिया। सही हो गया। अब इस ऐप नाम के वेरिएबल में हमारे पास एक वेब एप्लीकेशन है जो कि एमवीसी की सर्विसेज को यूज करके हमने बिल्ड कर दी है, यानी कि वो एमवीसी की सर्विसेज को इस्तेमाल कर सकती है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर डिफाइन करेंगे कि इस ऐप को रन करने से पहले, यानी कि हम ऐप को अब रन करने की कमांड है इसके बाद आप देखें ये वाली, लेकिन रन करने से पहले मैं कुछ चीज़ें ऐप को बताना चाहता हूं कि डियर ऐप तुम ये चीज़ें इस्तेमाल करके रन करना। ठीक हो गया। तो अब मैं इसको बोल देता हूं कि ऐप डॉट यूज यूज यहां पर ये लिखने के बाद HTTPS किधर गया, ऐप डॉट वेट अ मिनट, ऐप डॉट यूज
HTTPS रीडायरेक्शन, यानी कि HTTPS का जो सिस्टम है पेजेस पे रीडायरेक्ट करने का, वो यूज़ करना। मैंने ये बता दिया। अब मैं नीचे आ जाता हूँ। हाँ, अब ये इसने ऑटो सजेशन दे दिया कि आप स्टैटिक फाइल्स भी इस ऐप में यूज़ करना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल हम करना चाहते हैं, जो कि हमने www रूट के फोल्डर में यूज़ की हुई है। तो मैं सिंपली इसके सजेशन को एक्सेप्ट करने के लिए टैब का बटन दबाया और ये एक्सेप्ट हो गया और मैं दोबारा नीचे आया। तो अब यहाँ पे रिटर्न आ रहा है, बट स्टिल मुझे रिटर्न नहीं करना है। मुझे क्या करना है, मैंने राउटिंग का भी कंसेप्ट यूज़ करना है, क्योंकि राउटिंग क्या होती है, यानी कि आप पेजेस पे किस तरीके से घूम फिर रहे हैं। इन शॉर्ट आप ये समझ लें फिलहाल, ठीक हो गया, कि एक पेज से दूसरे पेज पे जो आपकी राउटिंग हो रही है वो किस तरीके से हो रही है वेब एप्लीकेशन के अंदर। तो मैंने इसके अंदर राउटिंग का भी कंसेप्ट यूज़ करना है, ये दे दिया। और अब मुझे एंड पॉइंट्स डिफाइन करने हैं। एंड पॉइंट्स के बारे में अभी मैं डिटेल में बात करूंगा, अभी आप देख लें बस। जैसे ही आप राउटिंग लगाते हैं तो राउटिंग के साथ ही एंड पॉइंट्स का लिंक होता है, तो ऑटोमेटिकली नीचे सजेशन आना शुरू हो गया एंड पॉइंट्स का। अब मैं एंड पॉइंट्स के सजेशन को यहाँ तक एक्सेप्ट करता हूँ और इसके बाद मैं एंड पॉइंट्स जो डिफाइन करूँगा वो मैं करूँगा एंड पॉइंट्स डॉट मैप डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर राउट, ठीक है ना। ये मैंने इसके अंदर डिफाइन कर दी है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर राउट कौन से होते हैं, यानी कि जो एमवीसी के रूल्स एंड रेगुलेशन को यूज़ करके जो चल रहे होते हैं। एमवीसी का जो वेल डिफाइन वे है, किसी भी राउट को डिफाइन करने का जो तरीका है, वो सारा का सारा डिफ़ॉल्ट जो है उसको एज इट इज़ इंप्लीमेंट कर दो। अब यहाँ तक ये मैंने कुछ बातें इसको बोल दी और इसके बाद मैं चाहता हूँ कि ऐप अब रन कर जाए। लेकिन एक बात और, मैं इसके अंदर एक दो चीज़ें और भी ऐड करना चाहूँगा टॉप पे, कि ऐप डॉट यूज एक्सेप्शन हैंडलर, ठीक है ना। कि जब कोई एरर आए तो वो जैसे आपको अगर आप प्रोग्रामिंग में आपको बताया था कि सी शार्प के बेसिक्स पता होना चाहिए, तो आपको ट्राई कैच और एक्सेप्शन वगैरह का आपको पता ही होगा, तो वो यूज़ करो। और ऐप इसी की एक सपोर्टिंग सिस्टम है, समझ लें कि बस एक और फाइल है, इसको भी अभी आप बस यूज़ कर लें होस्ट के नाम से। क्या है, छोड़ दें, बस आप यूज़ कर लें, ठीक हो गया। ऐप डॉट यूज होस्ट। अब ये दोनों फाइलें यूज़ करो, लेकिन इनके ऊपर मैं कंडीशन लगाना चाहता हूँ कि कब यूज़ करो। इफ़ ऐप डॉट इन्वायरमेंट इज डेवलपमेंट, और मैं इसको डाल देता हूँ इस ब्रैकेट के बीच में, ये ले। और मैंने ये बता दिया कि अगर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है तो एक्सेप्शन हैंडलर यूज़ करो, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ कि इफ़ ऐप डॉट एनवायरनमेंट इज डेवलपमेंट, यानी कि अगर आप डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से बाहर हो तो उस वक्त आप एक्सेप्शन हैंडलर यूज़ करना। अब इस बात को मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दूं कि एक्सेप्शन हैंडलर वाली, कि मैंने ये ऐसा क्यों किया है। यानी कि जब मैं ऐप डेवलप कर रहा हूं और मेरा एनवायरनमेंट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि मेरे कोड के ऊपर ट्राई कैच लग जाए। सिंपल सी बात है, मैं ये चाहूँगा कि जो एरर आ रहा है वो रियल में मेरे सामने आए, ताकि मैं उसको ठीक कर सकूँ। लेकिन जब मैंने अपनी तरफ से सारे एरर्स को तसल्ली करके ठीक कर लिया है, ठीक करके तसल्ली कर ली है, तो अब जब मैंने ऐप को डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से बाहर निकाल दिया है, तो फिर ये एक अच्छी अप्रोच नहीं है कि जो है मेरी ऐप क्रैश करे और उसके अंदर प्रॉब्लम आए। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जब मेरा ऐप का एनवायरनमेंट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट ना रहे, यानी कि जब ये होस्टिंग वाली साइट पे चली जाए, तब एक्सेप्शन हैंडलर चल जाए, ताकि मेरी ऐप्स जो है क्रैश ना करें। इसको आप यहाँ तक इसको इतना समझ लें। मैं बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और बड़ी सिंपल वे में आपको चीज़ें बता रहा हूँ। अब इसके बाद ये सारी की सारी चीज़ें करने के बाद मैंने इसको डिफाइन कर दिया और मैंने कह दिया ऐप डॉट रन, सिंपल, ठीक है। अब क्या होगा, अब जब मैं इसको रन करने की कोशिश करूंगा तो देखें क्या होता है। पहले मैंने आपको दिखाया था हेलो वर्ल्ड आ रहा था, हेलो वर्ल्ड वाली लाइन तो हमने यहाँ से मिटा दी। अब देखते हैं क्या करता है ये। मैंने रन कर दिया प्रोजेक्ट को, मैं वेट कर रहा हूँ कि इसका लोकल होस्ट लोडिंग स्टार्ट करे और आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट दिखाए। तो देखें क्या हुआ। अब वो कह रहा है कि लोकल होस्ट के ऊपर मुझे कोई पेज ही नहीं मिल रहा जिसको मैं रन कर सकूं, ठीक है। अब पेज कहाँ से मिलेगा, हमने तो इसको ये कह दिया कि आपने जो है एमवीसी की सर्विसेज को यूज़ करना है, और हमने ये बता दिया कि आपने राउटिंग यूज़ करनी है, और राउटिंग के अंदर हमने एंड पॉइंट जो है वो डिफाइन कर दिए डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर रूट। आल्दो कि मैंने अभी आपको बताया नहीं है कि डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर रूट क्या होता है, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा। बट ये सब चीज़ें करने की वजह से अब उसको कोई पेज मिल ही नहीं रहा जिसको वो दिखाए, और पेज मिलेगा भी कहाँ से, हमने तो कोई पेज बनाया भी नहीं अभी तक, ठीक है। तो हम पेज भी बनाते हैं, लेकिन एक सर्विस मैं आपको और ऐड करके दिखा दूं, वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ऐप
डॉट यूज़ ऑथराइजेशन। अभी आपको हर एक सर्विस के बारे में मैं बताऊंगा नहीं कि क्या है, और इसलिए कि कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जिसके बारे में आगे जाके आपको खुद ही पता चल जाएगा, और कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जिनका नहीं पता चला तो फिर मैं बता दूंगा। अभी एक ही दम इतनी सारी चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ साथ साथ बहुत सारी बता दूंगा तो आप परेशान हो जाएंगे। कुछ चीज़ें जब रन टाइम पे जाके खुद से सामने आएंगी और उनका असल इस्तेमाल और उनको यूज़ करने की वजह सामने आएगी तो आपके इजीली माइंड में भी रहेगी। तो क्योंकि ये सीरीज़ है, ज़रूरी तो नहीं है कि मैं एक ही लेक्चर में आपको सारी चीज़ें बताऊं, जब जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वहीं पे मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। यहाँ तक मैंने इसको तैयार कर लिया। अब एक सवाल, क्या इन चीज़ों का यही ऑर्डर रखना ज़रूरी है? जिस तरीके से मैंने पहले HTTPS रीडायरेक्शन रखा, इफ वाली बॉडी के बाद की बात कर रहा हूँ, उसके बाद स्टैटिक फाइल रखा, उसके बाद राउटिंग रखा, उसके बाद एंड पॉइंट रखा, तो इसका जवाब हम इसी से ले लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं app.use स्टैटिक फाइल को यहाँ से Ctrl+X करता हूँ, यानी कि कट करता हूँ और इसके ऊपर रख देता हूँ। कोई मसला आया? कोई मसला नहीं आया। दैट मीन्स कि अगर आप इस तरीके से कर भी रहे हो तो कोई इश्यू नहीं है, आप इसको ऐसे रख सकते हो। अब मैं क्या करता हूं कि मैं दूसरी फाइल app.use authorization, इसको यहां से कट करता हूं, ऊपर जाके रख देता हूं। अब देखते हैं क्या होता है। कोई इशू आया? किसी किस्म का कोई इशू इसने नहीं दिया। लेकिन अगर आप इसके ऊपर रखेंगे तो ये एक बात बता रही है, इसको अगर आप पढ़ें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। क्या कह रहा है कि व्हेन ऑथराइजिंग अ रिसोर्स that is routed using endpoint routing, this call must appear between the calls to app.use routing and app.use endpoint। यानी कि ये वाला काम जो आपने इसको बेचारे को ऊपर उठा के रख दिया है, ये app.routing और app.use endpoint के दरमियान में आना चाहिए। दैट्स गुड। देखें इसने बता दिया, आप इसको यहाँ रख दें, सिंपल। इस चीज़ के ऑर्डर्स को लेके परेशान नहीं होना। ये जहाँ पर ऑर्डर हल्का सा मिस हो रहा होगा, जहाँ पे एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी, आप उसके ऊपर जैसे ही माउस लेके जाएंगे वो खुद बता देगा। अगर आप इस चीज़ को लेके कंफ्यूज हैं तो आप इससे पूछ सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है वहाँ पे बताया गया। ऑथराइजेशन का ऑर्डर मैटर करता था, देखें उसने खुद बताया, हमने दोबारा से उसको फॉलो कर लिया, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इस program.cs की फाइल को जैसे मैंने डिफाइन किया है, आपने इसी तरीके से कर लेना है। एक बात बताता चलूँ कि आप का डॉट नेट 5 पे अगर आप हैं तो उसको डिफाइन करने के तरीके अलग होते हैं, उसका बहुत लेंथी वे है। कहीं ऐसा ना हो कि आपने पीछे प्रोजेक्ट क्रिएट करते हुए .NET 5 चूज़ कर लिया और फिर आप ये सब कर रहे हो और आ रहे हो। ये चीज़ देख लीजिएगा, ये .NET 6 का मेथड है, ये .NET 6 की सीरीज़ है। जो भी चीज़ें हम करेंगे, जो भी बात हम करेंगे .NET 6 के हवाले से करेंगे। ओके, program.cs मैंने डिफाइन कर लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कंट्रोलर के पेज पे जाता हूँ और कंट्रोलर के पेज पे जाकर ऐड करता हूँ कंट्रोलर। मैंने क्या किया, सॉरी, फोल्डर पे जाके राइट क्लिक किया, कंट्रोलर के फोल्डर पे जाकर और ऐड पे गया, और ऐड पे जाके कंट्रोलर का ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ गया और मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। और मुझे कौन सा कंट्रोलर चाहिए, अगेन हम तो हर चीज़ एम्प्टी ही ले रहे हैं तो कंट्रोलर भी एम्प्टी लेंगे। मैंने एम्प्टी कंट्रोलर को ऐड किया। अब दोबारा पूछ रहा है MVC कंट्रोलर एम्प्टी, हाँ जी हमने यही रखना है। और नेम क्या रखना है? अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, देखें पहला कंट्रोलर है होम के नाम से, होम कंट्रोलर डॉट सी एस के नाम से फाइल ऑटोमेटिकली आ गई है, तो मैं इसको होम कंट्रोलर के नाम से ही जाने दूंगा। अगर मैं चाहूँ तो मैं इस होम की जगह हटा कर तो अपना कोई भी नाम, लेट से यूट्यूब रखना चाहता हूँ तो मैं यूट्यूब रख सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। आल्दो कि ये रेलेवेंट नहीं है तो हम इसको होम ही कर देते हैं। आप कंट्रोलर का जो भी नाम रखें, लेकिन कंट्रोलर का नाम के आगे आपने नया कंट्रोलर बनाते हुए वर्ड कंट्रोलर विद कैपिटल C लाजमी यूज़ करना है। और ये .cs तो C# की एक्सटेंशन है ही, ठीक है। आगे ऐसा नहीं करना आपने कि कंट्रोलर को हटा दिया और होम वर्ड रहने दिया, ठीक है। हर एक कंट्रोलर के नाम के आगे आपने वर्ड कंट्रोलर लाजमी जोड़ना है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको ऐड कर देता हूँ। कंट्रोलर यहाँ पे ऐड हो चुका है और कंट्रोलर के अंदर ये जो कोड इतना सारा आया है, इसका अगर आप देखें तो बेसिकली ये नेम स्पेस है। उस प्रोजेक्ट जो आपने बनाया वही नेम स्पेस बन गई। एक कंट्रोलर के नाम से एक क्लास बन गई जिसकी पेरेंट क्लास कंट्रोलर है, और इसमें एक iAction रिजल्ट के नाम से एक तरीके से आप ये कह लें कि एक मेथड बन गया जिसका नाम इंडेक्स है। यानी कि ये आपके एक कंट्रोलर के अंदर मौजूद एक iAction रिजल्ट एक पेज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, एक पेज एक वेब पेज के रिप्रेजेंट कर रहा होता है। समझ आई? आप जब भी इसको रन करते हैं तो ये क्या करता है, ये एक
वेब पेज रिटर्न करता है। मैंने आपको बताया था कंट्रोलर कहीं खड़ा होता है मॉडल और व्यूज के दरमियान में। तो जब आप प्रोजेक्ट को रन करते हैं तो प्रोजेक्ट रन होकर डायरेक्ट किसी वेब पेज के पास नहीं जाता। प्रोजेक्ट रन होते ही डायरेक्ट आपके सबसे पहले होम कंट्रोलर के पास जाता है और उसमें सबसे पहले का जो इंडेक्स पेज होता है या जो आपने डिफाइन किया होता है सबसे पहले चलने के लिए, उसके पास फौरन जाकर तो वहां से रन करने की कोशिश करता है। ठीक हो गया। और अभी यहां पर जब आएगा ये, जैसे हम प्रोजेक्ट को रन करेंगे तो हमारा प्रोग्राम सीधा होम कंट्रोलर के पास आएगा और होम कंट्रोलर के अंदर क्या लिखा हुआ है, पहला मेथड इंडेक्स। तो ये क्या कहेगा, ये समझेगा कि शायद इंडेक्स नाम का कोई पेज भी है और वो कहीं व्यूज के फोल्डर में पड़ा होगा, तो इंडेक्स नाम का जो व्यू है उसको वापस ही रिटर्न करने की कोशिश करेगा। अब हम जाके इसको रन करते हैं तो देखते हैं क्या होता है, क्या ये रिटर्न कर पाता है या नहीं कर पाता। ओके जी, देखें क्या हुआ, एरर आ गया। अगर आपको थोड़ी देर पहले क्या याद हो तो जब हमने ये राउटिंग वगैरह डिफाइन नहीं की थी, मतलब कंट्रोलर के पेज वगैरह में कुछ नहीं बनाया था, कोई कंट्रोलर वगैरह, तो जब मैंने इसको रन करने की कोशिश की तो क्या हुआ था, एक आया था आपके पास एक बिल्कुल ब्लैंक स्क्रीन आ गई थी कि कांट लोड या समथिंग, इस तरीके से मैसेज आया था जो कि मेरे माइंड में ये नहीं है, यानी कि हम पेज को लोड ही नहीं कर सकते। अब वो एरर नहीं आ रहा। अब क्योंकि कंट्रोलर है तो वो ये कह रहा है कि आगे हमें कुछ मिल नहीं रहा, इन सिंपल कि वो पेज जो है, द व्यू इंडेक्स वाज नॉट फाउंड। सिंपल सी बात ये है कि वो व्यू जिसको कंट्रोलर ने कहा है कि आगे स्क्रीन पे जाके दिखा दो, वो व्यू तो हमें मिला ही नहीं, हम कहाँ से जाके उसको दिखा दें। ठीक हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि ओके नो प्रॉब्लम, वो व्यू हम तुम्हें बना कर दे देते हैं। तो आइंदा जब तुम्हें रन करने की कोशिश की जाएगी तो कंट्रोलर जब बोलेगा कि इंडेक्स नाम का जो व्यू है, जो इंडेक्स नाम का वेब पेज है, एक्चुअली एक व्यू एक वेब पेज होता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो उसको आप तुम रिटर्न करके दिखा देना। अब हम कैसे बनाएंगे, मैं कंट्रोलर के अंदर जाकर, तो ये जो मेरा पहला आई एक्शन रिजल्ट इंडेक्स है, मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा और मैं ऐड व्यू पे क्लिक कर दूंगा। ऐड व्यू पे क्लिक करके रेजर व्यू और रेजर व्यू एम्प्टी दो ऑप्शन है आपके पास। अगेन हम एम्प्टी पे जाएंगे क्योंकि हमने सब कुछ खुद करना है, और रेजर व्यू एम्प्टी पे रख के मैंने ओके कर दिया। और अब वो कह रहा है कि जी मैं index.cs.css.html के नाम से मैं व्यू ऐड कर दूं, हम उसको इजाजत देते कि हाँ जी तुम बिल्कुल कर दो। अब हम जैसे ही ऐड करेंगे तो होगा क्या, ये जितना कुछ लिखा हुआ मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि हमने जो कुछ करना है यहाँ पे खुद करना है, हमने इसकी कोई भी नहीं माननी। अच्छा, अब देखें यहाँ पर क्या हुआ है, गौर से देखें। जैसे ही मैंने यहाँ पे इस पर राइट क्लिक करके ऐड व्यू और एम्प्टी रेजर व्यू ऐड किया है तो ऑटोमेटिकली व्यूज के फोल्डर में एक होम का नाम का फोल्डर बना और उस होम नाम के फोल्डर में एक CSHTML इंडेक्स नाम का पेज बन गया जो कि एम्प्टी है। ये देखें, एम्प्टी था तो नहीं, मैंने अभी इसको एम्प्टी किया है। सही है। अब ये हुआ है सब कुछ। अब क्या होगा कि अब जब भी मैं इस प्रोजेक्ट को रन करूंगा तो सीधा आपका प्रोजेक्ट रन करके इसके पास आएगा और इंडेक्स नाम का जो पेज है उसको रिटर्न करने की कोशिश करेगा, यानी कि रिटर्न व्यू के फंक्शन के थ्रू। ठीक हो गया। और ये वाला पेज आपको स्क्रीन पे नजर आएगा। अब हम इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या ये पेज नजर आता है या नहीं आता। मैंने इसको रन कर दिया और मैं इसके रन होने का वेट कर रहा हूँ। देखें अब लोकल होस्ट लोड कर रहा है। देखें ब्लैंक पेज आ गया, कोई एरर नहीं आया क्योंकि वो पेज ब्लैंक था। मैं क्या करता हूँ, मैं अब इस पेज के अंदर कुछ थोड़ी सी चेंजिंग करता हूँ। लेट्स से मैं एक हेडिंग लगा देता हूँ, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल, और साथ ही नीचे एक BR लगाता हूँ यानी कि ब्रेक। आई होप सो कि आप लोग HTML की बुनियाद खूब मजबूत करके यहाँ तक आए होंगे। और अब मैं यहाँ पर H2 लगाता हूँ और यहाँ पर इस H2 में जाके लिख देता हूँ दिस इज़ द .NET 6 विद C# एंड MVC सीरीज। राइट हो गया। अब ये सब कुछ मैंने लिख दिया। अब मैं इसको Ctrl+S करके सेव करके अब मैं दोबारा प्रोजेक्ट रन करता हूँ। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। देखें जी, जो पेज हमने बनाया था वो ऑटोमेटिकली लोड हो गया। दैट मीन्स हो क्या रहा है यहाँ पे, ये साइंस क्या चल रही है, ये सारा कुछ हो कैसे रहा है। ये हो ऐसे रहा है कि आप जैसे ही प्रोग्राम को रन करते हो
program.cs के अंदर आपने उसको बताया हुआ है कि आपने MVC की सर्विसेज को इस्तेमाल करना है और MVC का जो बेसिक पैटर्न है लिंक करने का, एक मतलब एक किसी भी एक प्रोजेक्ट को रन करने का, उसके मुताबिक आपने इसको रन करना है। ये आपने बताया हुआ है। बेसिक पैटर्न क्या है अभी इसकी बात करेंगे। तो वो क्या करता है, उस बेसिक पैटर्न के मुताबिक आपका जो सबसे पहले डिफाइन किया हुआ होम कंट्रोलर है उसके पास आता है और उसके अंदर आके इंडेक्स नाम के एक फंक्शन, एक मेथड जो कि आई एक्शन रिजल्ट के का रिटर्न टाइप वाला है उसके पास आता है। और इंडेक्स का मेथड क्या करता है, रिटर्न कर देता है अपने ही नाम का व्यू जो कि व्यूज़ के फोल्डर में जाके डिफाइन किया गया है। ठीक हो गया। तो वो जब उसको रिटर्न करता है तो उसके अंदर अपनी सारी कहानी लिखी हुई है जो हमने अभी HTML के थ्रू लिखी, तो वो स्क्रीन पे जाके शो होना शुरू हो जाती है। ये इतनी सी कहानी है। अब मैं एक बात आपको बता दूं, जब आप एक कंट्रोलर बनाते हो, लेट्स से होम कंट्रोलर, और उस कंट्रोलर के लिए आप जब एक इस तरीके से एक मेथड लिखते हो, लेट्स से मैंने इंडेक्स का एक मेथड लिखा, तो उस नाम का, उस इंडेक्स नाम का एक वेब पेज एक व्यू में ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है होम फोल्डर के अंदर। होम फोल्डर होम कंट्रोलर को रिप्रेजेंट कर रहा है और उस होम कंट्रोलर के अंदर मौजूद इंडेक्स वाले मेथड को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर index.css.html का आपके पास एक पेज आ गया है। मैं यहाँ पर एक और नया पेज बनाना चाहता हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट और इंडेक्स के अलावा मैं लिखता हूँ वेलकम, वेलकम, ठीक है, दैट्स इट। और ये, और मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ रिटर्न व्यू, दिस इज इट। अब मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और ऐड व्यू करके मैं रेजर व्यू एम्प्टी ऐड कर देता हूँ। और अगेन मैं इसको, उप्स, मैंने गलती कर दी थोड़ी सी गलती ये कर दी कि मैंने पेज का नाम नहीं प्रॉपर्ली लिखा, मैंने उसको डिलीट कर दिया। मैं दोबारा से कर रहा हूँ ऐड व्यू और रेजर व्यू एम्प्टी, और मैं इसको ऐड पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ जाकर ये जो इंडेक्स 1 है इसको मैं उठाकर क्या कर देता हूँ, वेलकम इसका नाम रख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने इसके मेथड का नाम भी कंट्रोलर में वेलकम ही रखा है। ठीक हो गया। अब ये पेज बन गया है और मैं यहाँ पर अब हेडिंग में जाके लिखता हूँ दिस इज दी वेलकम पेज, राइट हो गया। अब ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है दिस इज दी वेलकम पेज, और यहाँ पर ये अगर आप गौर से जाकर देखें तो वो वेलकम पेज यहाँ पे आ गया। ये होम के फोल्डर के अंदर ही आया है। क्यों? क्योंकि हर कंट्रोलर के लिए व्यूज के फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बन जाता है और उस कंट्रोलर के फोल्डर के अंदर कंट्रोलर के हर एक मेथड के लिए एक पेज बन जाता है। जैसे कि हमारा यहाँ पर इंडेक्स के मेथड के लिए इंडेक्स का पेज बन गया और वेलकम के मेथड के लिए वेलकम का पेज बन गया। इन्हीं पेजेस के अंदर आप सारी अपनी HTML के पेजेस वगैरह इजीली डिजाइन कर सकते हैं। आई होप सो कि यहाँ तक आपको चीज़ समझ आ गई होगी। अब देखें मैं क्या करता हूँ, दोबारा जो मैं करने जा रहा हूँ वो आप देखेंगे, आप बड़ा गौर से देखना पड़ेगा आपको। मैंने इसको प्रोजेक्ट को रन किया। प्रोजेक्ट का जो इस वक्त लिंक रन हो रहा है वो HTTPS के हिसाब से यूज़ हो रहा है, क्योंकि हमने प्रोजेक्ट में लिखा था कि यूज़ HTTPS रिडायरेक्शन। उसके बाद प्रोजेक्ट कहाँ से रन हो रहा है, लोकल होस्ट और आगे पोर्ट नंबर 7235। ठीक है, जब ये होस्ट हो जाएगा तो यहाँ पे आपकी कोई वेबसाइट का नाम आ रहा होगा, लेट्स से www.yourwebsite.com। ठीक है, इसके आगे अब कोई लिंक नहीं है बट स्टिल ये पेज आ रहा है। ये पेज कहाँ से आ रहा है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे, पेज का नाम तो इंडेक्स था ना, मैं यहाँ पे इंडेक्स लिख के सर्च मारता हूँ, क्या इंडेक्स नाम का ये पेज है तो यहाँ पर इसको दोबारा शो होना चाहिए, नहीं हो रहा। दैट मीन्स कि ये इंडेक्स का पेज यहाँ पर नहीं है। तो फिर ये कहाँ है, ये डायरेक्ट कहाँ से आ रहा है। हमें अगर याद हो तो हमने ये कहा था कि जब भी हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो प्रोग्राम पहले, वेब एप्लीकेशन को रन करते हैं तो वेब एप्लीकेशन पहले कंट्रोलर के पास जाती है, कंट्रोलर के अंदर से उसके डिफाइन हुए किसी मेथड के पास जाती है और उस मेथड के व्यू को लाके यहाँ शो करती है। तो दैट मीन्स कि हमारा कंट्रोलर का नाम क्या था, हम वो लिखते हैं। इस पोर्ट के आगे मैंने बैकस्लैश, एक स्लैश लगाई और मैंने कंट्रोलर का नाम लिखा होम। मैं होम कंट्रोलर नहीं लिखूंगा, कंट्रोलर वर्ड हम कंट्रोलर बनाते हुए लिखते ज़रूर हैं, लेकिन लिंक के अंदर हम खाली उस कंट्रोलर वर्ड को छोड़ के जो उस कंट्रोलर का एक्चुअल नाम होता है वो लिखते हैं। यानी कि हमने वहाँ पे होम कंट्रोलर लिखा ज़रूर था, यहाँ पे हम खाली होम यूज़ करेंगे। होम के बाद मैं एक और स्लैश लगाता हूँ और मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ इंडेक्स। लेट्स सी क्या यहाँ पे रिजल्ट आता है। देखें एग्जैक्टली वही पेज आ गया, जो चीज़ मैंने आपको बोली थी उसका प्रूफ यहाँ पे मिल गया कि होम और उसके आगे इंडेक्स ये है। अब मैं इंडेक्स को हटा के यहाँ पे वेलकम लिख देता हूँ, देखते हैं क्या होता है।
देखें जब मैंने वेलकम लिखा तो वेलकम वाला पेज आ गया। सही है, तो ये इस तरीके से आपका काम कर रहा है। अब हो क्या रहा है कि ये आपका जो आपका कंट्रोलर की राउटिंग टेक्निक है, जब हम ये बना रहे थे, तो अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पर लिखी थी, मैं प्रोजेक्ट को स्टॉप करके दोबारा आपको दिखाता हूँ, वो हमने यहाँ पर program.cs में लिखी थी कि इसकी राउटिंग टेक्निक क्या है। राउटिंग को तुमने यूज करना है, ये बात हमने इसको बोली थी, और फिर उसको हमने ये बोला था कि तुमने एंड पॉइंट्स जो है कौन से यूज करने हैं, डिफॉल्ट कंट्रोलर के जो हैं वो यूज करने हैं। अब डिफॉल्ट कंट्रोलर की एंड पॉइंट्स क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं। मैं इस पे माउस लेके गया, ये इसका मैसेज खुल गया पूरा का पूरा एक टूल टिप के बेस पे। अब वो ये बता रहा है कि इसके डिफॉल्ट कंट्रोलर के एंड पॉइंट ये होते हैं कि सबसे पहले कंट्रोलर का नाम, फिर बैकस्लैश करके एक्शन का नाम, यानी कि जैसे कि हमारे कंट्रोलर का नाम क्या था, होम, यहाँ पे भी इसने होम बताया। उसके बाद बैकस्लैश करके एक्शन का नाम, यानी कि व्यू का नाम, यानी कि उस पेज का नाम जो कि HTML का क्रिएट हुआ था, और वो क्या था हमारा इंडेक्स। तो अब ये देख लें कि हमने यही मेथड फॉलो नहीं किया, हमारा इसी मेथड को फॉलो करके ही तो पेज नजर आया था। होम के बाद मैंने बैकस्लैश लगाकर जब इंडेक्स लिखा तो इंडेक्स पेज नजर आने लगा, और जब मैंने वेलकम लिखा तो वेलकम आ गया। अब इसके बाद एक बैकस्लैश करके और आईडी का ऑप्शन भी है, ये आईडी के ऑप्शन को भी छोड़ दें, जब ये आएगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट था कि ये ASP.NET कोर के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो काम किस तरीके से करते हैं और ये किस तरीके से डिफाइन हुए हुए होते हैं। अब आपके पास बड़ी आसानी हो जाती है इसको मैनेज करने के अंदर, कि आपने अगर होम लेवल के ऊपर 3 से 4 पेज बनाने हैं तो हर पेज के लिए यहाँ पर एक एक्शन डिफाइन करते जाएं, जैसे कि ये डिफाइन किया इंडेक्स का, एक डिफाइन किया वेलकम का, और इसी तरीके से उसके बाद आप क्या करें कि हर किसी के लिए व्यूज बनाते जाएं, और हर व्यू को के अंदर जाके व्यू कहाँ पर आएंगे, कंट्रोलर का नाम का एक फोल्डर बन गया, और उस फोल्डर के अंदर हर एक्शन के लिए व्यू, और उस व्यू के पेज में जाकर आप HTML से बड़ा खूबसूरत सा पेज बना के आप रिटर्न कर सकते हैं, और लिंक्स भी ऑटो डिफाइन होते चले गए और चीज़ें भी मैनेज हो जाती हैं। बहुत आसान है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बस स्टार्टिंग के अंदर थोड़ा सा समझने में पैन लेना पड़ता है, और एक दफ़ा समझ आ जाए तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। लेक्चर ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, मेरे ख्याल में अब इसको यहीं पे हम रोक देते हैं, स्टॉप करते हैं, दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे की चीज़ें लेके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको इस सीरीज़ में मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ी सी सपोर्ट शो करें, और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि ये वीडियोस दुनिया के सामने आती रहें और यूट्यूब पे हमारी एग्जिस्टेंस जो है दिखाई देती रहे। चलें अब हम इस लेक्चर को एंड करते हैं, दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए प्लीज़ अल्लाह हाफिज़।